digital communication. Let me wait for students. डिजिटल कम्युनिकेशन, और डिजिटल कम्युनिकेशन में जो सबसे पहला टॉपिक हम पढ़ने वाले हैं, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक, दैट इज सैम्पलिंग. What is sampling? Why we do the sampling? What is oversampling? What is critical sampling? We will study about all these techniques. Let me wait for students for few minutes, then we will start. We are starting in few minutes. सबसे पहले पढ़ने वाले हैं हम सैम्पलिंग. हेलो. देखिए, सैम्पलिंग जो है वो एक प्रोसेस है. कंटिन्यूअस टाइम सिग्नल, एनालॉग सिग्नल क्या होता है? एनालॉग सिग्नल इज लाइक दिस. Analog signal of MT is like this. This is the analog signal. Clear? This is MT. अब इस एनालॉग सिग्नल को हमें डिस्क्रीट टाइम के साथ डिस्क्रीट करना है, किसी पर्टिकुलर टाइम इंस्टेंट पे लेना है केवल. क्योंकि हम जब डिजिटल सिग्नल की तरफ जाते हैं तो पहला प्रोसेस, कभी भी किसी एनालॉग सिग्नल को डिजिटल सिग्नल में कन्वर्ट करने के लिए जो फर्स्ट स्टेप होती है दैट इज कॉल्ड एज द सैम्पलिंग. तो सैम्पलिंग के लिए बेसिकली इस कंटिन्यूअस सिग्नल को जो टाइम के साथ कंटिन्यूअस है उसको डिस्क्रीट टाइम बनाना हमारा काम है. डिस्क्रीट यानी किसी पर्टिकुलर टाइम पे. सपोज वी डिस्क्रीट इट लाइक विथ t इज इक्वल टू 1 सेकेंड. सपोज ts इज इक्वल टू 1 सेकेंड से हम इसको डिस्क्रीट करें सिग्नल को. ts इज इक्वल टू ts इज इक्वल टू 1 सेकेंड से इस सिग्नल को अगर डिस्क्रीट करेंगे हम तो क्या मिलेगा हमें? आउटपुट विल बी लाइक दिस. Output will be like this. One second, then 2 second, then 3 second, then 4 second. So this is the TS. TS is the interval. 1 second, 2 second, 3 second, 4 second के इंटरवल के बाद हमें सिग्नल डिस्क्रीट होके मिल गया. That is called as the sampling. Clear? Now, अब ये जो सैम्पलिंग पीरियड है TS,
टीएस क्या होता है? सैंपलिंग पीरियड। टीएस इज द सैंपलिंग पीरियड and fs is equal to 1 upon ts. It is the frequency, sampling frequency. It is called as the sampling frequency. Clear? Done? Now अब देखिए कि सैंपलिंग क्या होता है, उसको एक बार लिखते हैं अपन। सैंपलिंग टाइम क्लियर होगा, किस टाइम से हम उसको डिस्क्रीट कर रहे हैं, यानी बेसिकली हम डिस्क्रीट इन टाइम कर रहे हैं। ये काम क्या कर रहे हैं? सैंपलिंग डिस्क्रीट इन टाइम। ये जो सिग्नल है यहाँ हर टाइम इंस्टेंट पे हर जगह है, लेकिन यहाँ पे पर्टिकुलर इंस्टेंट पे ही आपको सिग्नल मिलने वाला है, तो दिस इज कॉल्ड एज द डिस्क्रीट टाइम सिग्नल। नाउ राइट नोट a continuous signal band limited to, we are writing about the sampling theorem. क्या लिख रहे हैं हम? सैम्पलिंग थ्योरम। सैम्पलिंग थ्योरम, तो लिखिए सैम्पलिंग थ्योरम इज a continuous signal band limited to a continuous signal band limited to FM hertz, जिसको समझेंगे अभी क्या किया अपन। FM hertz is represented by its sample without loss of information, where fs should be greater than equal to 2fm. fs should be greater than equal to 2fm. fs का fs यानी सैंपल पर सेकेंड, सैंपल पर सेकेंड। लिख लीजिए इसको, द सैंपलिंग थ्योरम। This is the sampling theorem. नेक्स्ट लिखिए if sampling theorem was not followed, नेक्स्ट पॉइंट लिखिए, if sampling theorem was not followed, if sampling theorem was not followed, the transmitted continuous signal cannot be reconstructed. The transmitted continuous signal, क्योंकि जो एनालॉग सिग्नल है जो ट्रांसफर हम कर रहे हैं बेसिकली उसी का मॉड्यूलेशन तो हम एनालॉग का करते हैं, लेकिन फाइनली अगर हमें ट्रांसमिट डिजिटल करना हो तो एनालॉग सिग्नल को जो मॉड्यूलेट हो चुका है कंटिन्यूअस टाइम सिग्नल है उसको हम डिजिटल में कन्वर्ट करते हैं। तो डिजिटल सिग्नल को कन्वर्ट करने के बाद वापस उसका रिकंस्ट्रक्शन करना हो, और सैंपलिंग थ्योरम अगर आपने फॉलो नहीं किया, एनालॉग से डिजिटल बना लिया, डिजिटल से वापस एनालॉग चाहिए, तो रिकंस्ट्रक्ट नहीं हो पाएगा अगर आपने सैंपलिंग थ्योरम फॉलो नहीं किया है।
So if sampling theorem was not followed, the transmitted continuous signal cannot be reconstructed from its sample. Cannot be reconstructed from its sample. Now, अब देखिए, there are three conditions for the sampling. The first condition is fs is greater than equal to 2 fm. fs क्या है? Sampling frequency. And fm is बेस बैंड फ्रीक्वेंसी, है ना, जो ये क्लियर है, बैंड लिमिटेड सिग्नल है जो एफएम फ्रीक्वेंसी का है, क्लियर. नाउ सेकंड केस इज वेयर एफएस इज इक्वल टू 2 एफएम एंड थर्ड केस इज एफएस इज लेस देन इक्वल टू 2 एफएम. क्लियर. नाउ दीज थ्री केसेज, फर्स्ट वन जब सैंपलिंग फ्रीक्वेंसी एफएम यानी हमारा जो एम्प्टी सिग्नल है उस सिग्नल की फ्रीक्वेंसी से, कोई एम्प्टी सिग्नल है उसकी जो एफएम है उससे अगर 2 एफएम से ज्यादा है तो इसे बोल देंगे ओवर सैंपलिंग. ये क्या होती है पढ़ेंगे अपन इसके बारे में. ओवर सैंपलिंग. देन एफएस इज इक्वल टू 2 एफएम अगर एग्जैक्टली है तो इसे बोलते हैं क्रिटिकल सैंपलिंग. क्रिटिकल सैंपलिंग एंड एफएस इज लेस देन 2 FM, that is called as the under sampling. Under sampling, write it. Note down it. लिख लिया. अब अपन समझते हैं कि ये कॉन्सेप्ट क्या है, सैंपलिंग क्या कॉन्सेप्ट होता है, उसका यूज क्या है. तो रिमेंबर दैट, इसको लिख लीजिए पहले. लिखिए. नाउ अब देखिए इसमें क्या इंपॉर्टेंट है कि सैंपलिंग क्या होता है. सबसे पहले कॉन्सेप्ट कहां से आया. तो सबसे पहले एक कंटिन्यूअस टाइम सिग्नल है, एनालॉग सिग्नल है. कंटिन्यूअस टाइम एक एनालॉग सिग्नल हमारे पास है. उसकी सबसे पहले अगर हमने क्या किया, सैंपलिंग करी. क्या किया, सैंपलिंग. सैंपलिंग करेंगे तो सैंपलिंग करने पे क्या करेगा, इस सिग्नल को डिस्क्रीट टाइम कर देगा. क्या कर देगा, डिस्क्रीट टाइम सिग्नल बना देगा. यानी टाइम के साथ इसकी सैंपलिंग कर देगा और डिस्क्रीट टाइम सिग्नल हमें मिल जाएगा. ना उसके बाद नेक्स्ट प्रोसेस हम क्या करते हैं, अभी सिग्नल जो है हमारा केवल टाइम में डिस्क्रीट हुआ है. ना क्वांटाइजेशन. ये क्वांटाइजेशन क्या करेगा कि सर अभी सिग्नल केवल टाइम में डिस्क्रीट हुआ है. लाइक दिस इज द सिग्नल empty, this signal is discretized in the time only, this time only, but इस एम्पलीट्यूड में भी डिस्क्रीटाइज अगर करना है, क्या लेवल बनाने हैं, दैट इज कॉल्ड द क्वांटाइजेशन. क्वांटाइजेशन जो करता है वो क्या करता है, डिस्क्रीट इन एम्पलीट्यूड. क्लियर. और क्वांटाइजेशन के बाद जो सिग्नल आता है उसको हम बिट असाइन करते हैं.
से बोलते हैं इनकोडिंग प्रोसेस, और उससे जो आउटपुट आएगा वो डिजिटल कम्युनिकेशन सिग्नल हमें मिलेगा, डिजिटल कम्युनिकेशन सिग्नल। राइट, तो सबसे पहले जब भी डिजिटल कम्युनिकेशन हम पढ़ेंगे तो कंटिन्यूस टाइम सिग्नल को हमें डिजिटल में कन्वर्ट करना आना चाहिए। तो डिजिटल में कन्वर्ट करने का मेन फर्स्ट प्रोसेस सैंपलिंग एंड सेकंड प्रोसेस द क्वांटाइजेशन। इसका काम है डिस्क्रीट टाइम सिग्नल में, यानी टाइम के साथ सिग्नल को डिस्क्रीट करना, और इसका काम है एम्पलीट्यूड के साथ सिग्नल को डिस्क्रीट करना, एम्पलीट्यूड को डिस्क्रीट करना, और इसका काम है इनकोडिंग करना, यानी बिट असाइन करना जो हमने डिस्क्रीटाइज किया है एम्पलीट्यूड उसको। तो दिस द फ्लो चार्ट। सैंपलिंग क्यों समझ में आ गया? पहले डिस्क्रीट टाइम सिग्नल बनाने के लिए वी यूज द सैंपलिंग। नोट डाउन इट। लिख लीजिए इसको।
देख लिया. नाउ लेट्स वी सी इन द टाइम डोमेन. लेट्स वी सी इन द टाइम डोमेन, फ्रीक्वेंसी डोमेन. सैम्पलिंग थ्योरम इन फ्रीक्वेंसी डोमेन. तो सैम्पलिंग थ्योरम अगर हमें फ्रीक्वेंसी डोमेन में देखनी है तो सबसे पहले अगर हम एक्सप्रेशन लिखें, दिस इज द सैम्पलिंग सिग्नल s of t is equal to n of infinity, n is equal to infinity to minus infinity to infinity del t minus nts. अगर इसका मैं फोरियर ट्रांसफॉर्म लेता हूं, अगर मैं इसका फोरियर ट्रांसफॉर्म लेता हूं तो ये क्या मिलेगा मुझे? इट विल बी ts का अपोजिट fs n is equal to माइनस इंफिनिटी टू इंफिनिटी. फोरियर ट्रांसफॉर्म आपने पढ़ा होगा. डेल फंक्शन का फोरियर ट्रांसफॉर्म लेंगे तो दिस इज fs n is equal to minus infinity to plus infinity del f minus nfs. This will be the Fourier transform in the frequency domain. Clear? Of the impulse trend. Basically this is the impulse trend. अब देखिए, टाइम डोमेन का मल्टीप्लीकेशन फ्रीक्वेंसी डोमेन में कन्वोल्यूशन होता है. तो कन्वोल्यूशन अगर अपन करेंगे, अगर x of s जो हमें सैंपल सिग्नल है, दिस इज सैंपल सिग्नल, सैंपल सिग्नल वहां मल्टीप्लाई होता तो यहाँ क्या हो जाएगा? कन्वोल्व हो जाएगा. x of f इज बेसिकली दिस x of f, क्योंकि ये x of t का जो फोरियर ट्रांसफॉर्म था वो x of है, तो यहाँ कन्वोल्यूशन हो जाएगा x of f कन्वोल्यूशन टू विद दिस सिग्नल s of f. दिस इज s of f, इसका नाम रख देते हैं अपन, दिस इज s of f. तो s of f, if you will convert it, finally you will get the expression x of f is equal to f है यहाँ पे, x of f is equal to fs n is equal to minus infinity to plus infinity x of f minus nfs. This is the final expression. Clear? So this is the expression of the sampling theorem in frequency domain. It is more easy to calculate in the frequency domain than the time domain, because in the time domain there is a more rigorous calculation, but in the frequency domain it's very easy because there is a convolution. In the convolution we directly
We convolve this and we get this expression. Clear? Note down it. लिखिए इसको. लिख लीजिए इसको. Then we will draw the waveform in the frequency domains. लिख लिया. नाउ नेक्स्ट, अब इसका डायग्राम ड्रॉ करते हैं, वेवफॉर्म ड्रॉ करते हैं. देखिए, सबसे पहले अगर वेवफॉर्म की अगर बात करें तो फ्रीक्वेंसी डोमेन में जो आपका एस ऑफ एफ होगा वो क्या होगा? एस ऑफ यानी सैम्पलिंग जो इंपल्स ट्रेन है वो कैसी होती है? विच इज लाइक दिस. दिस इज थोड़ा स्मॉल ले लेते हैं. दिस इज 0. इफ दिस इज 0, हियर दिस इज fs, then this is 2fs, this is दिस इज लाइक, इसको आप समझो, इसका नाम रखिए एस ऑफ एफ. सबसे पहला एफ 0 पे, फिर एफ एस पे, फिर 2fs पे, सेम ईयर इधर माइनस एफ एस पे, माइनस 2fs पे, क्योंकि एक्सप्रेशन क्या है? एक्सप्रेशन इज लाइक दिस. एक्सप्रेशन इज एस ऑफ एफ इज इक्वल टू fs into, expression is like this, fs is the magnitude, fs is the magnitude for all, n is equal to minus infinity to infinity del f minus nfs. The magnitude will be same as fs, fs, fs. Got it? This is the magnitude. Clear? But it will define at 0 when n is equal to 0, when n is equal to fs, when n is equal to 2fs. This is the impulse trend in the frequency domain. Clear? Now, this S of f is when convolved with, is S of f, this S of f when convolved with x of f, तो क्या मिलने वाला है वो अपन देखते हैं. पहले इसको ड्रॉ कीजिए. x of f तो पता ही होगा आपको. x of f क्या अपन ने लिखा था अभी पहले. दिस इज fm, दिस इज minus fm, this is 1, and this is x of f. This is s of f, this is x of f. Now convolved with these two, what will we get? We have written the mathematical expression. ड्रॉ कीजिए इसको.
देन कन्वोल्व कीजिए, फाइनल एक्सप्रेशन लिखिए, फाइनल एक्सप्रेशन ये वाला एस ऑफ एफ इज कन्वोल्व विद एक्स ऑफ एफ, ड्रॉ द फिगर फॉर दैट। ड्रॉ कीजिए। ओके, नाउ कन्वोल्व करने के बाद जो एक्सप्रेशन आएगा वो क्या आएगा? द एक्सप्रेशन विल बी लाइक दिस, दिस इज द एक्स एस ऑफ एफ। कन्वोल्व होने के बाद जो एक्सप्रेशन आएगा दिस विल बी लाइक दिस, दिस दिस इज द माइनस एफ एम, दिस इज एफ एम। इफ एफ एफ इज इक्वल टू 2m, अगर आपने ये रखा है एफ एफ इज इक्वल टू 2fm सपोज, so you will get expression like this, fm, then this, this, this is the fs, this is 2fs, same here. After convolution, this is minus fs, this is minus 2fs. This will be the signal, sampling signal. And if we, this portion is LPF, अगर इस पोर्शन को हटा लें LPF से, तो हमें रियल मैसेज सिग्नल, दैट इज यहां से हमें वापस इसको, अगर इसको दिस इज एक्स ऑफ एफ, लेकिन ये मेन मैसेज सिग्नल है, क्योंकि मैसेज सिग्नल का ट्रांसपोर्ट फॉरियर ट्रांसफॉर्म है, तो यहां से हम वापस हम किधर जा सकते हैं? एमटी को रिकंस्ट्रक्ट कर सकते हैं। यानी कि अब हमें क्या करना है? सिंपल एक एलपीएफ लगाना है, ये रेड कलर वाला, दैट इज इसका मैग्नीट्यूड, दैट इज एफएस। क्लियर? दिस मैग्नीट्यूड इज एफएस। तो यहाँ पे 1/fs का एक लगाएंगे, मैग्नीट्यूड का एलपीएफ लगा देंगे, लो पास फिल्टर, दैट इज फ्रॉम माइनस एफएम टू एफएम। तो ये इस पोर्शन को क्लिप कर देगा और हमें सैंपल सिग्नल दे देगा। क्लियर? तो सैंपलिंग भी हो गई और हमारा रियल कंस्ट्रक्ट भी कर सकते हैं। लेकिन अब ये है कि ये एलपीएफ की डिजाइन कैसी होती है, उसके अकॉर्डिंग डिपेंड करता है कि ये सिग्नल कितना शानदार तरीके से वापस रिकंस्ट्रक्ट होता है। उसके 3 टाइप होते हैं कि हम किस एफएस का कमाल है सारा, इस एफएस को हम कितना लेते हैं उस पर डिपेंड करता है कि इनके बीच का गैप, यहाँ पे ये जो एक गैप और दूसरा गैप है, इसके बीच में गैप कितना आएगा, डिपेंड्स ऑन एफएस। ये इसके अकॉर्डिंग अपन 3 केस जो मैंने लिखे थे अपन डिस्कस करेंगे डिटेल में। अभी सिर्फ दिस इज द सैंपलिंग क्या होती है फ्रीक्वेंसी डोमेन में, ये लिखा है, नोट डाउन कीजिए इसको। लिख लिया?
नोट डाउन कर लिया ना? अब देखिए, देर आर 3 केसेस, क्लियर? अब सारा कमाल किसका है? एफएस का है, सैम्पलिंग फ्रीक्वेंसी का है। ये कितनी रखते हैं उसके अकॉर्डिंग डिपेंड करेगा कि हमारा ये जो शेप आ रही है इसके बीच में कितना गैप आता है या नहीं आता। लेट्स सी। सबसे पहले केस नंबर 1। केस नंबर 1 इसमें होता है कि एफ एस इज ग्रेटर देन 2 FM। दिस इज कॉल्ड एज द ओवर सैम्पलिंग। ओवर सैम्पलिंग। सपोज इसको ऐसे समझते हैं कि एफ एम इज सपोज 5 kHz। एफ एम कितना है? 5 kHz है। और एफ एस जो है, एफ एस इज ग्रेटर देन 2 × 5 kHz। यानी आप ये मान लो कि एफ एस हमने कितनी रखी है? 15 kHz रखी है। एफ एस कितनी रखी है? 15 kHz रखी है। अगर एफ एस 15 kHz रखी है और एफ एम 5 kHz रखी है, इन दोनों को अगर अपन कंबाइन करें और यहां एक डायग्राम बनाते हैं सैंपल सिग्नल का, तो व्हाट विल बी हैपन? दिस इज द एफ एम दिस इज द 5 kHz, दिस इज -5 kHz। क्लियर ना? उसके बाद the diagram will be the fs. Fs is 15 kilohertz. So we can say here this is 15 kilohertz, and if this is the 15 kilohertz, it means it will be, this is 5k, this is the 10k, because 15 minus 10 is fm is 5. So this is the 15 and this is 20k. Same here in this side, this is minus 15k, this is minus 10k, minus 15k and minus 20k here. अब देखो, अगर मैंने एलपीएफ लगाया, यहां अगर मैंने एलपीएफ लगाया दिस, तो आराम से सिग्नल आराम से रिकंस्ट्रक्ट होता है, इजीली रिकंस्ट्रक्ट। we can reconstruct because this is the guard band, this is known as the guard band. गार्ड बैंड इज अवेलेबल देयर। अगर यहाँ गार्ड बैंड है तो आसानी से सिग्नल, और रियल में जो एलपीएफ होता है वो आइडियली तो ऐसा होता है, लेकिन प्रैक्टिकली ऐसा नहीं होता। प्रैक्टिकली वो ऐसा होता है बेटा, दिस लाइक दिस। तो दिस इज द आइडियल, बट प्रैक्टिकली जो हमारा एलपीएफ होता है वो ऐसा होता है लाइक दिस, दिस। तो अगर आइडियल हो या प्रैक्टिकल हो, दोनों ही केस के लिए आसानी से सिग्नल को रिकंस्ट्रक्ट किया जा सकता है इफ fs इज ग्रेटर देन 2 FM। इफ fs इज ग्रेटर देन 2 FM, यानी कि अगर आपका fs इज ग्रेटर देन 2 FM है तो आपका एलपीएफ चाहे आइडियल हो चाहे आपका एलपीएफ प्रैक्टिकल हो, दिस इज द प्रैक्टिकल एलपीएफ, दिस इज द आइडियल एलपीएफ, दोनों ही केस में आप सिग्नल को इजीली रिकंस्ट्रक्ट कर सकते हैं। लिख लीजिए एक बार, इसको नोट डाउन कीजिए।
हो गया। नाउ लिख लिया। नाउ नेक्स्ट इज, लिखिए इसमें, इवन दो एलपीएफ इज नॉट आइडियल, एक नोट लिखिए इसमें ओवर सैंपलिंग में, इवन दो दिस इज द ओवर सैंपलिंग बेसिकली, लिखिए इवन दो LPF is not ideal, LPF is not ideal, there will be perfectly reconstruction of signal, there will be perfectly reconstruction of signal because Fs is greater than 2 FM and there will be a finite band gap. Done? Now, next one is critical sampling. Critical sampling. क्रिटिकल सैंपलिंग क्या बोलता है? Fs इज इक्वल टू 2 FM। अगर Fs 2 FM के बराबर है then it is called as a critical sampling। क्लियर? अब इस वाले केस में क्या होगा, जो आपका देखो दिस इज FM, दिस इज माइनस FM, सेम हियर, दिस इज Fs, दिस इज माइनस Fs, इट विल बी लाइक दिस। और अगर यहां पे अगर आप रिकंस्ट्रक्शन करने जाते हो, सिग्नल का एलपीएफ लगाते हो, तो एग्जैक्टली आपको आइडियल फिल्टर चाहिए, एग्जैक्टली आइडियल फिल्टर होगा तो रिकंस्ट्रक्शन हो जाएगा। लेकिन अगर प्रैक्टिकल फिल्टर हुआ, लेकिन अगर थोड़ा सा भी प्रैक्टिकल फिल्टर हुआ, then there will be this portion will be aliased। ठीक है, तो यहां पे आप क्रिटिकल सैंपलिंग में आपकी मस्ट है कि आपके पास आइडियल फिल्टर होना चाहिए। क्या होना चाहिए? आइडियल फिल्टर ही होना चाहिए, तो आपके पास अनडिजायर्ड फ्रीक्वेंसी कंपोनेंट नहीं आएंगे एडजेसेंट सिग्नल के। Because the main signal is this, all are the replica, this is the main signal, otherwise all are the replica।
वी डू नॉट वांट दिस सिग्नल। लेकिन अगर आपका फिल्टर आइडियल नहीं हुआ तो दिस पोर्शन एडजेसेंट सिग्नल के ये वाला सिग्नल भी साथ में आपको रिकंस्ट्रक्ट होकर आएगा, that is undesired frequency component in the signal. So the must condition fs is equal to 2fm, this is called the critical signal, there will be ideal filter should be there. लिखिए if fs is equal to 2fm, if fs is equal to 2fm and filter is not ideal, and filter is not ideal, and filter is not ideal, then it will select some undesired frequency component. It will select some undesired frequency component. It will select some undesired frequency component. केस 3 लिखिए। केस 3 is the undersampling. केस 3 is called as the undersampling. पहले एक बार इसको नोट डाउन कर लीजिए। केस 3 is the undersampling. अंडरसैम्पलिंग क्या कहती है कि सपोज this is your fm, this is your minus fm. First case is fs is less than 2fm. ध्यान रखना fm fs जो है सैम्पलिंग फ्रीक्वेंसी जो है वो लेस देन 2 ऑफ fm है मैसेज सिग्नल की फ्रीक्वेंसी से। देन अगर ये वाला केस है तो होना क्या है, लाइक दिस signal will be like this, correct? And if signal this is fs, this is 2fs, this is minus fs, this is minus 2fs, but this portion is already aliased. So although you will use the ideal filter, although you will use the ideal filter, you will get this portion as an error. You will get this portion as a error. Yes, तो आइडियल फिल्टर होगा तो भी आपको although filter will be ideal, LPF is ideal, undesired frequency component will be there, not down it. और इस चीज को जो है, इस चीज को जब भी ये वाला पोर्शन और ये वाला पोर्शन आपस में मिल रहा है तो ये वाला जो पोर्शन है इसको बोलते हैं एलियासिंग, एलियासिंग मतलब पोर्शन मिक्स हो रहा है, क्लियर? एलाइजिंग, तो एलाइजिंग से बचने के लिए हम क्या करेंगे ये भी देखते हैं। हमें ये जो fs है वो ग्रेटर देन 2fm लेना चाहिए। अगर हमने fs लेस देन 2fm ले लिया विल गेट द एलाइजिंग। क्लियर? नोट डाउन इट।
डन, नोट डाउन कीजिए फटाफट। नेक्स्ट, अब देखिए अगर अपन टेबुलेट कर लें इसको, अगर अपन इसकी टेबल बना लें तो अपन ये कह सकते हैं, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर द एग्जामिनेशन, कि अगर इधर तो कहते हैं अपन सैंपलिंग थ्योरम, वो कहती है सैंपलिंग थ्योरम के अकॉर्डिंग एफएस जो है ग्रेटर देन इक्वल टू 2fm होना चाहिए, और वी कैन से टीएस इज लेस देन इक्वल टू 1/2fm होना चाहिए। ठीक है, सेम ईयर अगर अलाइजिंग हमें मिलनी है तो अलाइजिंग के लिए क्या करना पड़ेगा, एलियासिंग या अलाइजिंग जो है अगर वो मिल रही है इसका मतलब एफएस इज लेस देन 2fm और वी कैन से टीएस इज ग्रेटर देन 1/2fm। तो सिग्नल अलाइज कर रहे हैं तो ये वाला है, और सैंपलिंग थ्योरम यानी इज रिकंस्ट्रक्टेड, अगर अपन को ना रिकंस्ट्रक्ट, easily reconstruct, so we can say use this is with the help with the getting of undesired frequency signal, that is aliasing. This table is very important for the examination. तो हम एक पॉइंट ले सकते हैं कि वो मिनिमम सैंपलिंग रेट क्या है जहां पे अलाइजिंग नहीं होगी। व्हाट इज द मिनिमम सैंपलिंग रेट वेयर वी कैन नॉट गेट द अलाइजिंग, दैट इज ऑब्वियसली fs is equal to 2fm. If fs is equal to 2fm is the minimum fs, आफ्टर दिस इसके नीचे अगर जाएंगे तो वहां अलाइजिंग होगी। तो fs is equal to 2fm is the minimum frequency sampling frequency where we will not get the aligning, and that is called as the Nyquist rate। तो बारे में लिखेंगे आगे, पहले एक बार इसको लिख लीजिए। लिख लीजिए एक बार। लिख लिया आपने? नाउ नेक्स्ट पॉइंट लिखिए, दैट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, Nyquist rate oblique interval। Nyquist rate oblique interval। लिखिए, the minimum sampling rate and maximum sampling interval allowed for which aliasing can be avoided is corresponding to Nyquist rate or Nyquist interval respectively, Clear? Then what will be the definition of the what will be the formula for the Nyquist rate? Nyquist rate is equal to 2fm. Nyquist rate is equal to 2fm, or we can say Nyquist interval
नाइक्वेस्ट इंटरवल यानी टाइम की फॉर्म में लिखना है, दैट इज 1/2fm. दिस इज अ नाइक्वेस्ट इंटरवल, दिस इज अ नाइक्वेस्ट रेट. डन. लिख लीजिए इसको आप, नोट डाउन कीजिए. दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर्मूला फॉर द एग्जामिनेशन, वेरी इंपॉर्टेंट फॉर्मूला फॉर द एग्जामिनेशन. लिखिए, एक नोट लिखिए. नोट, देखो बैंड लिमिटेड सिग्नल होता है, यानी जिसकी बैंडविड्थ फिक्स हो, उसको अगर आप सैंपलिंग कर दोगे तो वो क्या होता है, इंपल्स ट्रेन से मल्टीप्लाई होता है. इंपल्स ट्रेन से मल्टीप्लाई होता है वो सिग्नल इनफाइनाइट, माइनस इनफाइनाइट से लेकर प्लस इनफाइनाइट तक चला जाता है, तो वो बैंड अनलिमिटेड सिग्नल में कन्वर्ट हो जाता है. सैंपलिंग हमेशा बैंड अनलिमिटेड सिग्नल में कन्वर्ट करती है. ठीक है, तो यहाँ पे बैंडविड्थ इज इनफाइनाइट हियर, यहाँ पे बैंडविड्थ इज फाइनाइट. तो फिर वापस को फाइनाइट लाने के लिए हम क्या करते हैं, फिर वापस हम एक एलपीएफ लगाते हैं. यहाँ पे हम एक लगाते हैं एलपीएफ, लो पास फिल्टर, और उस लो पास फिल्टर से वापस बैंडविड्थ जो आती है वो क्या आती है, फाइनाइट हमें मिलती है. ठीक है, क्लियर. तो दिस इज द प्रोसेस. बैंडविड्थ बेसिकली सैंपलिंग जो है वो बैंड लिमिटेड सिग्नल को बैंड अनलिमिटेड सिग्नल में भी चेंज करती है, ये आपको पता होना चाहिए. दिस इज द प्रोसेस ऑफ band limiting signal converted into the band unlimited signal. लिख लिया, इस नोट को भी लिख लीजिए आप. एक नोट लिखिए, सैंपलिंग फॉर बैंड अनलिमिटेड सिग्नल, सैंपलिंग फॉर बैंड अनलिमिटेड सिग्नल sometime results arising, sometime result arising
So to avoid the aliasing before sampling, so to avoid the aliasing before sampling, to avoid the aliasing before sampling, the signal is band limited by passing through proper LPF. Signal is band limited by passing through proper LPF. That is, LPF should allow all the significant frequencies of the given band unlimited signal. That is, the LPF should allow all the significant frequencies of the given band unlimited signal. Done? Now, write question number 1. This is all about the theory of sampling theorem. Now we will do some questions on sampling theorem. Now, question number 1. क्वेश्चन लिखिए, x of t is equal to 6 cos 10 pi t, fs is equal to 14 hertz, then find cutoff frequency range of LPF. Solve it. Try to solve this question. 6 cos 10 pi t, fs is 14 hertz, and find the cutoff range of LPF. सॉल्व कीजिए इसको. देखिए, एक हिंट देता हूं मैं आपको. सबसे पहले दिस इज द सिग्नल xt. क्लियर? नाउ अगर a cos 2 pi f नॉट t हो, इसका फोरियर ट्रांसफॉर्म क्या होता है? ये आना जरूरी है इसके लिए. इसका फोरियर ट्रांसफॉर्म क्या होगा? a by 2, सपोज इसको am कर लीजिए, तो दिस इज am by 2 del f minus f naught, f plus f naught minus f plus f naught plus del f minus f naught. ये अपन पढ़ चुके हैं ऑलरेडी. द फोरियर ट्रांसफॉर्म दिस ये अपन बहुत बार पढ़ चुके हैं जब एनालॉग कम्युनिकेशन में पढ़ा था. इसका यूज होगा यहाँ पे. सेम कॉन्सेप्ट विल अप्लाई ऑन दिस. अप्लाई ऑन दिस.
लिखा? ट्राई टू सॉल्व दिस क्वेश्चन, इट्स वेरी इजी। मैं नहीं बताऊंगा ये वाला, क्योंकि अगर आप करोगे नहीं तो आपको आएगा कैसे? क्या आएगा आपका? देखिए, इसको अगर आगे ले जाएं, इसका सबसे पहले फोरियर ट्रांसफॉर्म निकालते हैं। इसको फोरियर ट्रांसफॉर्म अगर आप निकालेंगे तो क्या आएगा? तो फोरियर ट्रांसफॉर्म विल बी, निकालिए, एफ टी फोरियर ट्रांसफॉर्म इज इक्वल टू 6/2 डेल एफ माइनस 5 प्लस डेल एफ प्लस 5, क्योंकि यहां से अगर अपने तो 2π/ft के हिसाब से तो 5 हर्ट्ज है, 5 किलो हर्ट्ज फ्रीक्वेंसी ऑफ दिस सिग्नल इज 5 किलो हर्ट्ज या 5 हर्ट्ज, सॉरी, ठीक है, 5 हर्ट्ज। क्लियर? कोई डाउट? तो यहां तक डाउट? अब तो बहुत आसान है, अब तो आप कर लिया होगा आपने। अगर ये 5 हर्ट्ज है, तब से अपन इसका एक ड्रॉ करें, डायग्राम ड्रॉ करें, क्योंकि अपन इस सिग्नल को रिकंस्ट्रक्ट करना है, तो डायग्राम ड्रॉ करते हैं। तो इस सिग्नल को ड्रॉ कर रहे हैं, तो ये सिग्नल कैसा आएगा? इट विल बी लाइक दिस। इसका अगर फोरियर ट्रांसफॉर्म ड्रॉ करता हूं मैं, एक्स ऑफ एफ, तो इट विल बी लाइक दिस। दिस इज एट +5 और -5 पे मैग्नीट्यूड होगा 6/2 इज 3। इट इज 5 किलो हर्ट्ज पे और -5 किलो हर्ट्ज पे इस मैग्नीट्यूड 3, यही होगा। क्लियर? एफएस कितना दिया हुआ है आपको? एफएस इज गिवन एज एफएस, एफएस जो आपको दिया हुआ है क्वेश्चन में, दैट इज 14 हर्ट्ज। 14 हर्ट्ज, यानी जो अगला सिग्नल है वो कहां से स्टार्ट होगा? अगर ये 14 है, इसका मतलब वो यहां होगा 9 पे। क्लियर? क्योंकि एफएस तो बीच में है, यहाँ पे एफएस इज 14 हर्ट्ज, तो यहाँ 14 माइनस 9, ठीक है, नहीं 10 ये हो जाएगा 4 और 5, हाँ 9 पे, और यहां से भी अगर आप 5 ऐड करेंगे तो ये हो जाएगा 19 हर्ट्ज पे। तो यानी कि इधर भी 9 और सेम हियर, इसको अलग कलर से निकालो, दिस इज 9 एंड दिस इज द हियर ऑल्सो -9। नाउ अब अगर मुझे फिल्टर चाहिए, तो फिल्टर कहां लगाना पड़ेगा? फिल्टर विल बी इन दिस रेंज, 5 से 9 के बीच की कट ऑफ फ्रीक्वेंसी का कोई भी फिल्टर ले लो, तो आप इस पोर्शन को क्लिप कर पाएंगे। तो इस 5 से ज्यादा लेना चाहिए और 9 से कम आना चाहिए। तो यानी यहाँ पे अगर मैं फिल्टर लगा दूं तो मेरा काम हो जाएगा। तो कट ऑफ फ्रीक्वेंसी की रेंज क्या हो गई?
कट ऑफ फ्रीक्वेंसी की रेंज हो गई है 5 किलो हर्ट्ज से ज्यादा हो एलपीएफ का, जो एलपीएफ है इस एलपीएफ की जो रेंज है कट ऑफ फ्रीक्वेंसी वो 5 किलो हर्ट्ज तो है ही नहीं इसमें, वो 5 हर्ट्ज से ज्यादा हो और 9 हर्ट्ज से कम हो तो क्या हो जाएगा, इज द रेंज ऑफ फ्रीक्वेंसी फॉर द रिकंस्ट्रक्शन। So this answer, range of frequency is 5 to 9. Five to nine. नोट डाउन कीजिए। ड्रॉ कीजिए। हो गया सॉल्व? आंसर इज दिस इज द क्वेश्चन, द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। क्लियर? बहुत अच्छा क्वेश्चन था ये, गेट में इस तरह के क्वेश्चन पूछे जाते हैं और आंसर हमने बहुत अच्छे से निकाला है। नेक्स्ट क्वेश्चन लिखिए। फाइंड द Nyquist rate. Find the Nyquist rate. Number one, 8 cos 8 pi into 10 की power 3t. Find the Nyquist rate for it. Nyquist rate and Nyquist interval भी निकाल देना. Nyquist interval also. Both for this question. Nyquist interval both. बहुत सिंपल है, कोशिश करो। Very simple question.
देखिए वेरी इजी क्वेश्चन, 8 पाई इंटू 10⁻³ यहां से अगर आप एफ एम निकालें, एफ एम को कंपेयर करेंगे 2 पाई F0t या एफ एम टी से, यहाँ से एफ एम कितना आ गया, एफ एम इज 4 kHz। नाइक्विस्ट रेट क्या होता है, 2 FM, 2 FM इज इक्वल टू 2 इंटू 4 kHz, दैट इज 8 kHz। और यहां से अगर ये तो हो गया आपका नाइक्विस्ट रेट 2 FM, अगर इसी नाइक्विस्ट रेट के नाइक्विस्ट इंटरवल निकालना हो आपको, 1/2 FM, तो 1/2 इंटू 4 kHz only 0.125 millisecond with a Nyquist interval. Note down it. That's very easy question. Very, very easy question. चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, फाइंड Nyquist rate for sine signal is 4 sine 12 pi into 10⁻³ plus cos 6 pi into 10⁻³t। सॉल्व कीजिए इसको।
देखिए दिस साइन ए कॉस बी, एक तरीके से दिस साइन ए एंड कॉस बी, साइन ए प्लस बी, और इस तरीके से जाएगा ए प्लस बी और ए माइनस बी, इस तरीके से जाएगा तो कंपोनेंट आएंगे। तो अगर ए प्लस बी वाला कंपोनेंट आएगा तो इन दोनों को ऐड करेंगे तो क्या जाएगा 12 पाई प्लस दैट इज 18 पाई, एक कंपोनेंट तो इसमें ये आएगा, क्योंकि जब भी इसको ओपन करेंगे साइन प्लस कॉस, तो साइन ए बी, साइन ए प्लस बी, ए माइनस बी, तो एक फ्रीक्वेंसी तो ये आएगी, एक फ्रीक्वेंसी आएगी 12 पाई माइनस 6 पाई, यानी 6 पाई इंटू 10 की पावर 3t। अब हमेशा क्या होता है नाइक्विस्ट रेट के लिए 2 इंटू एफ मैक्सिमम, ये भी ध्यान रखना है आपको। नाइक्विस्ट रेट का मतलब है कि आपका जो मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी रेट है, अगर मल्टीटोन सिग्नल है तो, अगर मल्टीटोन सिग्नल है तो जो भी मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी कंपोनेंट है वो ले लेंगे। मल्टीटोन फ्रीक्वेंसी है तो आपको जो मल्टीटोन सिग्नल है तो आपको जो भी मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी वो ले लेंगे। तो टू मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी यहाँ पे कितनी हुई बताओ, अगर इसको कंपेयर करेंगे तो दैट इज 18 बाई 2 पाई एफ से कंपेयर करो, दैट इज 9 किलोहर्ट्ज, दैट इज 9 किलोहर्ट्ज। और यहां से अगर नाइक्विस्ट रेट निकालोगे इनटू 2, दैट इज 18 किलोहर्ट्ज। क्लियर? नोट डाउन इट। लिखिए इसको, लिखिए आपने, नेक्स्ट क्वेश्चन लिखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन इज फाइंड नाइक्विस्ट रेट साइन 12 पाई इंटू 10 की पावर 3t इंटू इंटू कॉस 6 पाई इंटू 10 की पावर 3t। सॉल्व इट, सोल्व कीजिए आप इसको।